हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश मंच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। आप सभी ने एक मूवी तो सभी ने देखी होगी, 3 इडियट, और मूवी देखी होगी तो गाना भी सुना होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कभी मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन मिलेगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे सर व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। वो भी टाइम आएगा जब मैं आपसे बिल्कुल आमने सामने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करूंगा। एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कारज धीरे धीरे होते काय वो अधीर, यानी कि काम धीरे धीरे होता है, तरीके से ही होता है। एकदम हम चाहें तो वो काम नहीं हो सकता। मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर दूं कि मैं आपको 1 महीने की चीज 1 दिन में सिखा दूं, 1 लेक्चर में सिखा दूं, 2 दिन में सिखा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा जो मैंने पिछले जो मेरे वीडियोस थे उनके अंदर जो मैंने बताया, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी आपके लिए भेज दूंगा, तो उनको आप जरूर देख लें एक बार। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी सोच बदल जाए और आप सभी ये कहने लग जाएं, नहीं सर इंग्लिश बहुत आसान है, हम लिख भी सकते हैं बहुत आसानी से और बोल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक। तो आप सबसे पहले ये देखें कि मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस जो मेरा टॉपिक था उसमें आपने उसको देखा होगा, उसको समझा भी होगा कि मैंने क्या उसमें बताया। तो फिर मैं नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस में क्या था। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। मैंने उसमें ये भी बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी थी, कॉम्प्लीमेंट भी के बारे में जानकारी दी, सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी, सब मैंने बताया उसमें। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं अपनी। मैंने पहले आपको बताया था कि जो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मैंने बताए थे आपको केवल 2। एक बताया था मैंने डीओ, एक बताया था आईओ। डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है क्या चीज आती है, थिंग्स, और इसमें मैंने बताया था पर्सन्स। ठीक है, अब एक और मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि एक और ऑब्जेक्ट होता है जो आपको समझ लेना थोड़ा सा। वो होता है आपका सीओ। सीओ का मतलब होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ब। जो सेंटेंस में वर्ब आई है उसके सिमिलर ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, वो मरा एक शानदार मौत। यहां पर डाइड वर्ब है, यहां पर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इससे अब यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है इसका, किसके सिमिलर है, वर्ब के। ठीक है, ही हैज फॉट अ गुड फाइट, वो लड़ा एक शानदार लड़ाई, वो लड़ा। तो यहां पर ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके सिमिलर है फॉट और फाइट। ठीक है, यहां पर फिर आ जाइए ड्रीम्ड, और ये हो गया ड्रीम। यहां पर आ जाइए सेंग, और यहां पर हो गया सॉन्ग। यहां पर हो गया लिव्ड, यहां पर हो गया लाइफ। तो इस तरीके के कभी भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो उस सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब के सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो बेसिक नॉलेज चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किस सेंटेंस में क्या हमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूरा मैंने टॉपिक बताया था, इसका कंप्लीट किया था। अब आज मेरा जो लेक्चर है वो है इस तरीके का लेक्चर है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं और सभी को मैं बताना चाहूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश। यही सब कुछ है।
यही सब कुछ है। इसको मैं कह सकता हूं, बिल्कुल हम कह सकते हैं इसको, इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश। अब ये हार्ट क्यों है, इंग्लिश का हार्ट क्यों है, कैसे है, ये आप सभी के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर बेसिक की बात करें तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनको यदि मैं कंबाइन करूं और उनका कोई मीनिंग निकलना शुरू हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। कुछ वर्ड्स मिला के क्या हो जाते हैं, क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। कुछ सेंटेंस यदि हम मिला दिए जाए सेंटेंसेस तो क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। तो ये सभी चीजें बिल्कुल बेसिक है और ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल से ही इनको सिखा दिया जाता है। फिर मैंने लिख दिया इस जगह, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूं, जो आपका आज आपका मेन टॉपिक है वो है वर्ब, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको समझ लेना, शायद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देखें जरा। एक वर्ब के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप, एक वर्ब क्या रोल प्ले कर सकती है अपना एक सेंटेंस के अंदर। लेट्स टेक अ वेरी क्विक लुक, देखें जरा आप ध्यान से। वर्ब डेफिनेशन, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, एक क्रिया, क्या है, इंग्लिश में डेफिनेशन बता रहा हूं पहले। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। हिंदी में देखें, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है या दावा करता है। ध्यान रखना मेरी बात का, या दावा करता है। यह एक वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, इसीलिए मैंने कहा था वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश। कुछ भी नहीं होगा लेकिन वर्ब जरूर होगी। मान लो मैंने कह दिया गो, सबकी समझ में आ जाता है। मैंने कह दिया सिट डाउन, सबकी समझ में आ जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, कॉम्प्लीमेंट ना हो, एडवर्ब ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखें जरा। अ वर्ब मे टेल अस, एक जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो हमें क्या क्या बता सकती है। वॉट अ पर्सन और थिंग डज, एक व्यक्ति और वस्तु क्या करते हैं, ये हमें वर्ब बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें जरा, हरी पर्सन है, लाफ्स हंसता है। पर्सन के बारे में जानकारी दे दी किसने दी, वर्ब ने। द क्लॉक स्ट्राइक्स, यहां पर ये क्या है, क्लॉक थिंग है, स्ट्राइक्स घड़ी चलती है, ठीक है। वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और वस्तु के लिए क्या किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हरी इज स्कॉल्डेड, हरी को फटकार लगाई जाती है, हरी इज स्कॉल्डेड, ठीक है। हरी क्या है, सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड फटकार लगाना, डांट लगाना, ठीक है। ये पर्सन हो गया। द विंडो इज ब्रोकन, विंडो इज ब्रोकन, जो विंडो होती है इज ब्रोकन, उसको जो विंडो है उसको तोड़ दिया जाता है। हरी इज स्कॉल्डेड, हरी को डांट लगाई जाती है। अब कहने का मतलब ये होता है कि स्कॉल्डेड, डांट लगी, किसको लगी, हरी को। ब्रोक हुई, क्या हुई, विंडो, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहां पर कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। नंबर थर्ड, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति और वस्तु क्या है। जैसे द डॉग इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से टूट जाए, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, वर्ब बता सकती है, ठीक है। अब
आप मुझे ये सोचकर बताना जरा कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने काइंड्स हो सकते हैं एक वर्ब के? कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 6 8 10 कितने हो सकते हैं? देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। आइए अब जरा काइंड्स देखते हैं इसके जरा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखना जरा। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखें जरा। ही इज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है? वर्ब क्या है? फ्लाइंग। नंबर सेकंड, a kite is flying in the sky, ठीक है? एक और लिख देते हैं, हरी किक्स अ वॉल, ठीक है? The door opened. He opened the door. ध्यान दे जरा इस पर। अब देखें जरा, He is flying a kite. वह उड़ा रहा है अ काइट, एक पतंग। वह एक पतंग उड़ा रहा है। वर्ब कौन सी है? फ्लाइंग, ठीक है? यहां पर देखिए जरा, अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। यहां पर देखिए वर्ब कौन सी है? फ्लाइंग। यहां भी वर्ब कौन सी है? फ्लाइंग। यहां भी कौन सी वर्ब है? फ्लाइंग। यानी एक ही वर्ब है, फ्लाई। फ्लाई की कौन सी फॉर्म लगी है? आईएनजी। किसके अकॉर्डिंग है? टेंस के अकॉर्डिंग। यहां पर ये क्या हो गई? एचबी, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी हो गई? मेन वर्ब, ठीक है? तो यहां पर लिख देते हैं एचबी, यहां पर हो गया ये एमबी, एचबी एमबी। अब जब हम इनका अर्थ करते हैं तो आप देखना जरा क्या अंतर आता है अर्थ में। ही इज फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग। अर्थ देखना जरा, उड़ाना। वह एक पतंग उड़ा रहा है। ही इज फ्लाइंग अ काइट। वर्ब फ्लाइंग, ध्यान रखना। अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है? एक पतंग आसमान में उड़ रही है। यहां पर देखें जरा, उड़ना। वर्ब एक ही है, कौन सी है? फ्लाइंग। अंतर तो नहीं है दोनों में। फिर अर्थ में अंतर क्यों आ गया? अर्थ में क्यों अंतर आया? जब वर्ब एक ही है तो अर्थ में अंतर क्यों हुआ? ऐसा क्या है? ऐसा आगे देखें जरा। हरी किक्स अ वॉल, ठीक है? हरी ने वॉल को किक किया, यानी कि उसको किक मारा, ठीक है? वर्ब कौन सी हो गई? किक्स, ठीक है? इसके किक मारने से किस में किक लगी? वॉल में, ठीक है? आगे देखें जरा। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, मेन वर्ब। अब यहां पर देखें जरा, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, लेकिन ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ये भी यहां पर देखिए जरा, वर्ब कौन सी है? ओपन है। ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन, यहां भी ओपन। अर्थ देखिए जरा, द डोर ओपन, दरवाजा खुला। देखें जरा, यहां पर देखें, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। खोलना, खुला और खोलना, वर्ब एक ही है। मैंने चेंज तो नहीं किया कुछ भी। अर्थ में अंतर क्यों आया? यही एक मेन प्रॉब्लम है कि हमारे स्टूडेंट्स जब अपनी बुक को पढ़ते हैं, चाहे किसी वाक्य को लिखते हैं, यहां जाकर अटक जाते हैं। उनको ये नहीं पता पड़ता कि जो वर्ब आई है उसका अर्थ क्या है। ये मेन प्रॉब्लम है हमारी। और इसी वजह से इंग्लिश का जो डर है वो हमारे मन में बैठा हुआ है, ठीक है?
अब देखो इसका एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर हम डिटेल में चलेंगे इस टॉपिक को लेकर। देखें जरा ध्यान से, यहां पर देखें जरा, ईट, ईट माने खाना। अब यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है खिलाना, तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, सर एट हो जाएगा सर, ईटन हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा भाई? अरे ईट की फॉर्म होती है वो सेकंड और थर्ड, एट और ईटन। नहीं पता स्टूडेंट्स को? दिक्कत तो है ही, दिक्कत ही दिक्कत है। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, तो क्या हो जाता है? आई ईट फूड, ठीक है। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने किसी को खाना यदि खिला दिया, तो भैया वो ईट नहीं होगा। वो आप सोचे कि मैं उसमें भी ईट लगा दूं। ईट माने केवल और केवल खाना होता है, खिलाना नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जब आप सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो एक वर्ब निकल के आएगी, फीड। आप सही है, ईट माने खाना, फीड माने खिलाना, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आप मान लो आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं घूमता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मैं अपने घोड़ों को, मैं अपने कुत्ते को घुमाता हूं। अब ये तो आपको पता है कि वॉक माने घूमना होता है, लेकिन जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आया कि घुमाता हूं, तो आप भी घूम जाते हो। क्या लिखे सर? कैसे लिखे सर? अब धीरे धीरे ये क्या होता है, डर आपके मन में बैठता चला जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कंसेप्ट आपको दे दूंगा इसका, लेकिन आपको खुद सेल्फ स्टडी करते हुए वर्ब्स को बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं समझाना आपको। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरू के जो दो सेंटेंस है हमारे पास, इनसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, देखें जरा। सेंटेंस नंबर 1, ही इज फ्लाइंग अ काइट, बता दिया मैंने आपको। अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। दो सेंटेंस और देखिए आप। द फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप इन हिज फील्ड, किसान अपने खेत में फसल उगाना, किसान अपने खेत में फसल उगा रहा है। यहां पर देखें, द क्रॉप इज ग्रोइंग इन द फील्ड, फसल खेत में उग रही है। क्या है, समझे जरा ध्यान से। जब जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करे, क्योंकि वर्ब में हमेशा काम का किया जाना पाया जाता है, जब जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करे और उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और पर पड़ जाए, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब आएगी वो किस कैटेगरी में जाएगी? बी टी। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीटी का मतलब वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको। देखें, सब्जेक्ट ने क्या काम क्या किया, किसका काम किया उसने? उड़ाने का। क्या उड़ गई? काइट। काइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पे चला गया? पतंग पर। कर्ता ने उड़ाने का काम किया, क्या उड़ गई? पतंग। वर्ब कौन सी हो गई मेरी? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, वर्ब सेम है लेकिन अंतर देखिए अर्थ में कितना आ गया। अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में उड़ रही है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है, अभी मैं नोट कराऊंगा आपको सभी, आप फिलहाल थोड़ा समझे। अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में उड़ रही है। सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कर्ता कौन है? काइट। काइट ने काम किया उड़ने का, उड़ने का प्रभाव किस पर गया? किसी पर नहीं गया। पतंग ने किसका काम किया? उड़ने का। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस किस पर आ जाए? सब्जेक्ट पर आ जाए। और जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और पर चला जाए, तो किसी और पर चला जाए तो वर्ब कौन सी हो जाती है? वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और पर ना पड़ के वापस किस पर आ जाए? सब्जेक्ट पर आ जाए,
तो वो जो वर्ब होती है वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है बी आई, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। द फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप इन हिज फील्ड, किसान ने क्या काम किया है, उगाने का, उगने से क्या उग गई, फसल। ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो किसान के उगाने का प्रभाव किस पे चला गया, यहां पर क्रॉप पर चला गया। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये किस कैटेगरी में जाएगी, ये जाएगी बीटी में, वर्ब ट्रांजिटिव में। द क्रॉप इज ग्रोइंग इन द फील्ड, फसल खेत में उग रही है। फसल ने क्या काम किया, उगने का, उगने का प्रभाव किस पर पड़ा, किसी पर नहीं, किस पर आ गया वापस, क्रॉप पर। ठीक है। तो सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया गया, ठीक है, उसका प्रभाव किस पे आया, वापस सब्जेक्ट पर ही आ गया। मान लो आप यदि ये कहें कि आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा हूं, तो आपके सोने से कौन सो रहा है भाई, आपके सोने से आप खुद सो रहे। ठीक है। आपने कहा आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, मैं मैदान में दौड़ लगा रहा हूं, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड। रन, आपके दौड़ने से कौन दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हैं, तो आपने काम किया किसका, दौड़ने का। इंपैक्ट किस पे आ गया, कर्ता पर आ गया। तो कौन, अब जब किसी और पर प्रभाव चला जाए तो वर्ब किस कैटेगरी में जाती है, बीटी में चली जाती है। ठीक है। और जब खुद पर इंपैक्ट आ जाए उसका तो किस में आ जाती है, बीआई में आ जाती है। तो ये अभी शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। अब इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको नोट करा रहा हूं यहां पर, उनको नोट कर लेना और आप देखते चले जरा कितने काइंड्स आएंगे वर्ब के जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे और आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। आपको लगेगा कि वास्तव में हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें वर्ब का परफेक्ट यूज करना है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाने में जा रहा हूं। बस आप ध्यान से मेरे जो लेक्चर है उनको ध्यान से देखते रहें। आइए जरा इनकी डेफिनेशन को देखते हैं जरा हम। ठीक है। जो अभी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन इनकी निकल के आई हमारे सामने, देखें जरा। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, से प्लस कर्म। से प्लस कर्म का क्या मतलब होता है, से माने विद, कर्म माने ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में रहे। ठीक है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर टू एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखी हुई है, देखें जरा ध्यान से। असकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो एक ऐसे कार्य को व्यक्त करती है जो सब्जेक्ट से होकर कहां तक पहुंच जाता है, ऑब्जेक्ट तक चला जाता है। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ए प्लस कर्म, नो ऑब्जेक्ट, इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक अकर्मक क्रिया, वह क्रिया होती है जिसमें जो एक ऐसे कार्य को व्यक्त करती है जो ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है। क्लियर? सेंटेंस में मैंने बताया आपको, एक अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो एक ऐसे कार्य को व्यक्त करती है जो ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है कभी भी। ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन है इनकी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखें जरा, मैं नोट भी करा दूंगा लेकिन सुन लें आप ध्यान से। ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद प्रिपोजिशन नहीं लेती, ये ध्यान रखना। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी प्रिपोजिशन नहीं आता। कब आएगा? जब प्रिपोजिशन उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ फिक्स होगा तभी प्रिपोजिशन आएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी प्रिपोजिशन नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखें जरा। चीन ने
भारत पर आक्रमण किया। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, क्या जवाब मिलता है? चाइना अटैक्ड पर के लिए ऑन, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आज के बाद, चाइना अटैक्ड इंडिया। यहां पर यदि आपने ऑन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कभी भी वर्ब के साथ यदि आप प्रपोजिशन लगाने जा रहे हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आप, वर्ब यदि बीटी है यानी कि सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, तो आप कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे जब तक कि प्रपोजिशन उस वर्ब के साथ फिक्स ना हो। यदि है फिक्स तभी लगेगा, नहीं है तो आप कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब की क्या खास बात होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब जब जब हम यूज करते हैं उसके बाद अधिकतर केसेस में प्रपोजिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि ऐसे कितने सेंटेंसेस होते हैं, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनमें प्रपोजिशन फिक्स होता है। तो आपको मैं आगे जब मेरा प्रपोजिशन वाला जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक में आपको पता पड़ जाएगा वर्ब की जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ कौन कौन से प्रपोजिशन उनके साथ फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि यदि बीटी है, देखिए जरा ध्यान से, यदि ये बीटी है, ट्रांजिटिव है, तो कभी भी आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। कब तक नहीं लगाएंगे? जब तक कि वो प्रपोजिशन उसके साथ फिक्स ना हो। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे स्टूडेंट से बहुत गलतियां होती रही हैं और स्टूडेंट्स आज भी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट में लेके चल रहा हूं जिससे कि आप आगे गलतियां ना करें। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के जो एग्जांपल्स हैं उनको देखें जरा ध्यान से। आप एग्जांपल देखें जरा। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। देखें जरा ध्यान से, स्टॉप्ड रोकना, ड्राइवर के रोकने से क्या रुक गई? ट्रेन। ट्रेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई? वर्ब। कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई। ट्रेन के रुकने से, यहां पर देखिए जरा, यहां भी देखिए स्टॉप है और यहां भी स्टॉप है। द ट्रेन स्टॉप सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई। ट्रेन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ट्रेन के रुकने से कौन रुका? ट्रेन रुकी। इंपैक्ट किस पे आया? ट्रेन पर। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पे आ गया? वापस सब्जेक्ट पर। कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। द हॉर्स किक द मैन, हॉर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसने किक मारा, किसको लगी? मैन को। मैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने काम किया किक करने का, किक किसको लगी? मैन को। इंपैक्ट किस पे गया? मैन पर। वर्ब कौन सी हो गई? बीटी। द हॉर्स नेवर किक्स, घोड़ा कभी भी किक यानी कि लात नहीं मारता, किक नहीं मारता है। हॉर्स ने काम किया किसका? कभी किक ना मारने का। इंपैक्ट किस पे आ गया? वापस हॉर्स पर। द मैन किल्ड अ स्नेक, मैन क्या है? सब्जेक्ट। किल्ड क्या हो गया? बीटी। क्यों है? क्योंकि इसके मारने से कौन मर गया? स्नेक मर गया। ठीक है, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मार लिया अपने आप को, खत्म कर लिया। किसको किया? स्वयं को। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया हिमसेल्फ। क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्सिव। इसने मारने का काम किया, इंपैक्ट किस पे आ गया? स्वयं पर। आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, मैं अपने घोड़े को रोज घुमाता हूं। ठीक है, आई वॉक माई हॉर्स, घुमाता हूं। घुमाना किसको? घोड़े को। इसके घुमाने से कौन घूम रहा है? घोड़ा। क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन सी वर्ब हो गई? बीटी। द हॉर्स वॉक्स, जो घोड़ा है वो घूमता है। घूमने का काम किया इसने, कौन घूम गया वापस? घोड़ा। वर्ब कौन सी हो गई? बी आई। ठीक है, कौन सी हो गई? बी आई। कौन सी हो गई यहां पर? बी आई। ठीक है, द पियोन रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी को बजाया। चपरासी ने काम क्या किया? रैंग, बजाने का।
क्या बज गई? घंटी। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी हो गई? बीटी। द बेल रैंग सडनली, घंटी अचानक बज गई। घंटी ने बजने का काम किया, इंपैक्ट किस पे आ गया? घंटी पर। इसका इंपैक्ट किसी दूसरे पर नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो इंटीरियर में रहने वाले स्टूडेंट्स देख सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरे जो भी लेक्चर है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।